एवरीवन, आज हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर न्यूक्लियाई डिस्कस करेंगे, है ना। बहुत ही प्यारा और छोटा सा चैप्टर है और काफी इजी स्कोरिंग है, तो उसको शुरू करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियाई। तो इसमें इस टॉपिक में सबसे पहला जो चीज हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है न्यूक्लियॉन्स के बारे में, है ना। न्यूक्लियॉन्स के बारे में, न्यूक्लियॉन्स क्या कहते हैं, क्या क्या होता है। तो दीज आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस का जो कंस्टिट्यूएंट है वो है न्यूक्लियॉन। ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर होता क्या क्या है, एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है ना। दैट इज protons and the neutrons are collectively called as nucleons. ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। समझ में आ रहा है। तो बेसिकली न्यूक्लियस में जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं वही न्यूक्लियॉन्स हो गए। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठा हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन, एक न्यूक्लियस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लेते हैं कोई एक न्यूक्लियस है जिसका जो एक्स नाम से हमने रिप्रेजेंट करा, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर Z और सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं मास नंबर A। ठीक है, यह Z जो है वो है एटॉमिक नंबर, जिसका मतलब हम लोग को पता है बचपन से कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ठीक है, और A होता है मास नंबर, जिसका मतलब होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो मिलाकर जो टोटल नंबर हुआ, दैट्स कॉल्ड ए, मास नंबर। ओके, ठीक है इतना। और इसीलिए इसमें अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना चाहूं, न्यूट्रॉन्स, तो वो हो जाएगा ए माइनस जी, है ना। टोटल मास नंबर में से प्रोटॉन का संख्या घटा देंगे तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा। डन। ओके, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक न्यूक्लियस ले लेते हैं, सोडियम 23। तो इसका मास नंबर कितना हो गया 23 और एटॉमिक नंबर कितना हो गया, Z हो गया 11 और A हो गया 23। इसमें न्यूट्रॉन का संख्या हो गया 23 माइनस 11 यानी कि 12। ठीक है, इतना। किसी भी न्यूक्लियस को इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डन। अब सुने तीसरा नंबर। हम लोग अब ये न्यूक्लियस के बारे में समझ लिए हैं, तो अब एक चीज समझते हैं, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट है ना। एटॉमिक मास यूनिट समझिए इसको AMU ऐसे डिनोट करते हैं या U से डिनोट करते हैं सिंपली। ठीक है, और इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, जैसे AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट, दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा बचपन में कि जो हाइड्रोजन एटम है उसके मास को एक एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता था। फिर बाद में केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया कि नहीं, ऐसा नहीं, 1/12 ऑफ C12 का जो मास होगा उसका 1/12 1 एटॉमिक मास यूनिट होगा। तो इसको डिफाइन करा गया 1/12 ऑफ C12। क्यों C12? इसके पास 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, यानी कि 12 न्यूक्लियॉन्स हो गए।
तो अगर 12 न्यूक्लियॉन्स हो गए, उसको 12 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें एक न्यूक्लियॉन का मास आया, है ना, एक न्यूक्लियॉन का एवरेज मास आया, उसे कहते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। दिस इज इक्वल टू एवरेज मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। एक न्यूक्लियॉन का ये एवरेज मास है, ठीक है। इसका मतलब हुआ ये होता कितना है एक्चुअल में, दिस कम्स आउट टू बी 1.67 into 10 raised to the power negative 27 kg. This roughly comes out to be this one, which is roughly the mass of proton or the mass of neutron. And try to understand, I am not saying कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास इक्वल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। एक्चुअल में न्यूट्रॉन प्रोटॉन से स्लाइटली हेवियर होता है ना, स्लाइटली हेवियर होता है। 2 प्लेस ऑफ डेसिमल के बाद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास में डिफरेंस होता है, और न्यूट्रॉन जो है स्लाइटली हेवियर होता है। न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन, ठीक है। और बात को समझिए, जिस लेवल ऑफ एक्यूरेसी पर हम लोग डील कर रहे हैं, उसके लिए दोनों के जगह पर 1.67 into 10 to the power -27 kg लेकर कैलकुलेट करने में कोई बुराई नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एटॉमिक मास यूनिट। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास है कोई ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि 20 कैल्शियम और 40। तो कैल्शियम के न्यूक्लियस का अगर मैं मास लिखना चाहूं तो कितना होगा, मास ऑफ कैल्शियम न्यूक्लियस, है ना, ये कितना होगा। तो जैसे हमने देखा कि इसके पास 40 न्यूक्लियॉन्स है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलाकर कितना है, 40 है ना। तो 40 न्यूक्लियॉन्स है और एक न्यूक्लियॉन का मास 1 AMU कहलाता है। तो कितना हुआ मास कैल्शियम न्यूक्लियस का, सिर्फ न्यूक्लियस का 40 AMU। अगर मुझे इंटायर एटम का मास चाहिए तो इसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स के मास को जोड़ देना पड़ेगा, है ना। पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास के तुलना में इलेक्ट्रॉन के मास को हमेशा इग्नोर किया जा सकता है ना। बट अगर आप एग्जैक्ट मास निकालना चाहें तो इलेक्ट्रॉन्स के मास को जोड़ना पड़ेगा टोटल एटम का मास के लिए, ठीक है। पर न्यूक्लियस का अगर मास चाहिए तो आपको 40 AMU ही कहना पड़ेगा, यानी कि 40 into 1.67 into 10 raised to the power -27 kg आएगा। डन। ये है आपका एटॉमिक मास यूनिट, है ना। अब सुनिए, तीसरा नंबर देखिए, चौथा नंबर होगा साइज ऑफ अ न्यूक्लियस। साइज ऑफ अ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के साइज के बारे में अपन लोग पढ़ते हैं, ठीक है, साइज ऑफ अ न्यूक्लियस। अब एक बात बताइए, जैसे न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इस तरीके से, है ना, ऐसे ये सब एक जगह पे बैठा हुआ रहता है ना। तो आप मुझे बताइए, इनको मिलाकर न्यूक्लियस बनना है, तो न्यूक्लियस का साइज या न्यूक्लियस कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा, यानी कि वॉल्यूम, वो किस बात पर डिपेंड करता है, कितने न्यूक्लियॉन्स है। ये ऑब्वियस है ना, कि भाई न्यूक्लियॉन्स का संख्या ज्यादा होगा तो स्वाभाविक है कि वह स्पेस ज्यादा ऑक्युपाई करेंगे, है ना। इसको इतना साधारण से बात को समझने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई फिजिसिस्ट आए और कोई लॉ देता हो हम लोग को ये पल्ले पड़ेगा कि भाई वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। वी नो, इट्स ऑब्वियस कि ये होता है ना, होना भी चाहिए। जितने न्यूक्लियॉन्स उतना वो उसी पर डिपेंड करेगा कि वॉल्यूम कितना होगा न्यूक्लियस का। अगर इसको एक परफेक्ट स्क्वायर माना जाए जिसका रेडियस है r, तो हम उसके वॉल्यूम की जगह पे लिखेंगे 4/3 πr³, ठीक है। और वो प्रोपोर्शनल हुआ मास नंबर a पर, ठीक है। अब चूंकि 4, π और 3 ये सब कॉन्स्टेंट्स है, तो r³ को मैं प्रोपोर्शनल टू a लिख सकता हूं, ये सब कांस्टेंट में चले गए, है ना।
तो प्रोपोर्शनल हुआ, यानी कि आर को प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू द पावर 1/3 लिख सकता हूं मैं। अब अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाता हूं तो आर नॉट ए का पावर 1/3 आ जाएगा। आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आर इज इक्वल टू आर नॉट ए का पावर 1/3 हो गया, यानी कि ये आर नॉट, पहले ये आर क्या है ये समझिए, आर इज न्यूक्लियर रेडियाई या रेडियस। आर क्या है, न्यूक्लियर रेडियस। ए क्या है, ये ऑब्वियस है कि यह मास नंबर है ना। और आर नॉट क्या है, ये देखिए आर नॉट एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसे कहते हैं कॉल्ड एज न्यूक्लियर कांस्टेंट। ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसे न्यूक्लियर कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, और इसका वैल्यू होता है 1.2 FM। 1.2 FM इसे कहते हैं फर्मी। इसे कहते हैं फर्मी या फेम्टोमीटर। इसे फर्मी या फेम्टोमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे, फर्मी या फेम्टोमीटर, है ना। तो ये एक्चुअल में हो गया 1.2 क्रॉस 10⁻⁻15 मीटर। तो आप समझिए कि न्यूक्लियस का साइज कितना छोटा है ना। अगर हम लोग साइज ऑफ द न्यूक्लियस बोले तो किस ऑर्डर का हो गया, 10⁻⁻15 मीटर का, फर्मी ऑर्डर का हो गया। और साइज ऑफ एटम देखेंगे तो साइज ऑफ एटम ये हो जाता है इससे 1 लाख गुना ज्यादा बड़ा रहता है, यानी कि 10⁵ टाइम्स ज्यादा बड़ा, यानी कि एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होता है। 10⁻⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉम ऑर्डर। ठीक है, और ये फर्मी साइज ऑफ न्यूक्लियस है, साइज ऑफ न्यूक्लियस डन, ये होता है। तो काफी छोटा रहता है। हमने बचपन से सुना है कि बहुत ही टाइनी मास एटम के कोर में रहता है ना, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। तो कितना टाइनी, तो 10⁻⁻15। अब एक और चीज होता है कि वेरी डेंस मास, कितना डेंस है ना, ये भी हम लोग देखेंगे और फील करेंगे कि सच में कितना डेंस। देखिए इसके लिए हम लोग को देखना पड़ा न्यूक्लियर डेंसिटी। क्या देखना पड़ा, न्यूक्लियर डेंसिटी। ठीक है, इसे रो से डिनोट करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे न्यूक्लियर डेंसिटी को, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास ऑफ द न्यूक्लियस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, मास बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, है ना। मास ऑफ द न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, लिख लेता हूं, ऑफ द न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, मास ऑफ द न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। अब मान लीजिए हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो है ये। अब आप चाहते हैं कि इसका मास कितना हो ये लिखे, तो हमने क्या देखा था, मास ऑफ द न्यूक्लियस क्या होता है कि उसमें न्यूक्लियॉन्स कितने हैं। अब जब न्यूक्लियॉन्स का संख्या पता चल गया तो उसको हम लोग एमयू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एग्जैक्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस आ जाएगा। कहने का मतलब इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स है, ए। तो ए न्यूक्लियॉन्स है, उसको एटॉमिक मास यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एग्जैक्ट मास इन केजी मिल जाएगा हम लोगों को, न्यूक्लियस का एग्जैक्ट मास। अब चाहिए वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, तो उसको हम लोगों ने एक स्फीयर माना था और वो स्फीयर है भी, तो उसका वॉल्यूम 4/3 पाया क्यूब होगा। पर हमने देखा कि ये 3 ऊपर गया, 4 पाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब आर नॉट ए रेज टू द पावर 1/3 उसका क्यूब। तो कितना हो गया, 3au ओवर 4 पाई आर नॉट का क्यूब टाइम्स ए हो गया। आर नॉट का क्यूब टाइम्स
ए हो गया, है ना। आप देख पाओगे कि ये ए और ए खुपच हो जाएगा, है ना, ये खुपच हो जाएगा। तो कितना आया, रो इक्वल्स 3u बाई 4 पाई आर नॉट क्यूब। बहुत ही यूजफुल इक्वेशन है ये हम लोगों को बहुत सारा चीज के बारे में एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट देता है। देखो तो सबसे पहला चीज कि आपने नोटिस करा कि जो मास नंबर है वह कैंसिल हो गया। इसका मतलब हो गया कि ये मास नंबर पर डिपेंड नहीं करता। इससे हम लोग क्या समझेंगे कि भाई साहब अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम हो या ऑक्सीजन हो या रेडियम हो, टंगस्टन हो, यूरेनियम हो, कोई भी एटम का न्यूक्लियस हो, सबका डेंसिटी एक ही होगा, कांस्टेंट होगा। क्योंकि यहां पे एटम से या न्यूक्लियस से रिलेटेड कोई भी पैरामीटर आया ही नहीं एक्सप्रेशन में। सो ऑल ऑफ देम विल हैव द सेम न्यूक्लियर डेंसिटी, ओके, व्हिच इज कांस्टेंट। It is constant. See, atomic mass unit is constant. R naught, which is 1.2 Fermi, is constant, right? So it's a constant and independent of the mass number. यह मास नंबर पर डिपेंड करता ही नहीं है। ये कांस्टेंट है और ये मास नंबर पर डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ इस दुनिया में जितने भी न्यूक्लियस है सबका मास डेंसिटी का रेशियो अगर दिया जाए तो 1:1 आएगा, ठीक है, 1:1 होगा। ये एक पार्ट। दूसरा एक और चीज आप समझिए, एक चीज और समझिए, अगर मैं इन सबका वैल्यू रखूं 1 टाइम्स 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg डिवाइडेड बाई 4 पाई और आर नॉट इट्स 1.2 फॉर्मी -15 इसका होल क्यूब। अगर मैं इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे ऑर्डर मिलता है 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। मैंने बस ऑर्डर लिखा, ऑब्वियसली ये कांस्टेंट एक स्पेसिफिक वैल्यू होगा, है ना, हमें अभी उससे मतलब नहीं, हमें ये ऑर्डर चाहिए। सर अगर आप फिजिक्स सच में थोड़ा बहुत भी फील करते हैं तो ये डेटा लिखिए, 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब का डेंसिटी, इट्स a huge number which is very high, very high, जो काफी ज्यादा बड़ा है। सर अगर आयरन का डेंसिटी देखा जाए तो 7800 kg पर मीटर क्यूब होता है। इसका ऑर्डर आ गया 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। और इससे भी डेंस अगर सब्सटेंस हो 10⁴ हो सकता है, और हो तो शायद 10⁵ तक हो सकता है। पर भाई साहब 10⁻17 kg 1 मीटर क्यूब के स्पेस में, इससे डेंस इस दुनिया में कुछ है ही नहीं और ना कभी हो सकता है। ये हम लोगों को क्या बताता है कि ये कोई भी चीज जैसे ज्यादा डेंसिटी का कैसे हो सकता है अगर उसके कंस्टिट्यूएंट्स एकदम पास आके बैठे हुए हैं, है ना। अब पास आके कैसे बैठेगा, कोई ना कोई फोर्स है, कोई ना कोई एजेंट है जो उनको एकदम नजदीक लाकर बांध के रखा हुआ है ना। यहां से लोगों ने सोचना शुरू किया कि हो ना हो कुछ ऐसा भी फोर्स है जिसके बारे में अब तक हम लोगों ने नहीं जाना था, और वो फोर्स एकदम ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है जिसने न्यूक्लियॉन्स को यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को बांध कर एक जगह पे रखा है, उसे कहते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस इतना डेंस है यानी कि वह फोर्स उनको बहुत ही स्ट्रांगली बांध के रखा हुआ है ना। तो पता चला कि एक्चुअल में एक फोर्स होता है जो इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर फोर्स है, उसे कहते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। क्या कहते हैं, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और वही प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन
इन सबके बीच में ये फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है और ये बांध के रखा है इन सबको, ठीक है, इसने इन सबको बांध के रखा हुआ है। तो ये जो फोर्स हुआ उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। इसके बारे में अपन लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर में, है ना। उससे पहले एक सवाल देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कितना नंबर था, 5 था ना, अब 6 नंबर देख लो। एक सवाल देख लेते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। 6 नंबर देखिए, जैसे मान लीजिए 2 न्यूक्लियाई है, हैव मास नंबर 125 एंड 64 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आपको निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर 1 देयर न्यूक्लियर रेडियाई, उनके न्यूक्लियर रेडियाई का रेशियो निकाले, ठीक है। और दूसरा न्यूक्लियर रेडियाई और देयर न्यूक्लियर डेंसिटी, उनका न्यूक्लियर डेंसिटी का रेडियाई भी रेशियो भी निकाले, ठीक है। तो हम जानते हैं पहला के लिए देखिए, आर जो है न्यूक्लियर रेडियस डायक्लोशन टू मास नंबर का क्यूब रूट a⁻1/3। इससे यह पता चला कि R1 ओवर R2 विल बी इक्वल टू A1/A2 का क्यूब रूट या पावर 1/3, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई। तो A1 कितना है बता दीजिए, A1 इज 1 to 5 एंड दिस इज 64, इसका पावर 1/3, ये आ गया 5/4। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 5/4 यानी कि 5:4, 5:4 का रेशियो हो गया। और दूसरा इनका न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो हम लोग को निकालना है ना। तो हमें पता है कि न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर पर डिपेंड करता ही नहीं है, इसीलिए ρ1/ρ2 इज 1:1, दैट्स इट। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब न्यूक्लियर डेंसिटी हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। ठीक है, शुरू करते हैं। अब अगला नंबर कितना, 7 नंबर है ना, 7वें नंबर पे आ जाओ। तो हम लोगों ने देखा था कि एक न्यूक्लियस का डेंसिटी काफी हाई होता है, 10⁻17 kg/m³ का। इससे हमें यह पता चला था कि जो न्यूक्लियॉन्स है वो साथ में आके एक जगह पर बहुत ही स्ट्रॉन्गर फोर्स से बाइंड होकर और बैठे हुए हैं, है ना। तो हमने देखा कि किस तरीके से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और नया फोर्स के बारे में पता चला, और उस फोर्स का नाम था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना। तो अब हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में एक एक चीज एकदम बारीकी से पढ़ते हैं, ठीक है। चलो लिखो पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या सिंपली न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना, या सिंपली न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आ रहा है। अब देखिए पहले लिखिए, इट इज द फोर्स ऑफ interaction between any two nucleons, ठीक है, या बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखें और क्लियर होगा ये कि हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी, यह फोर्स इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर फोर्स है। यह फोर्स ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर फोर्स है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। यह इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर फोर्स है, ठीक है। कितना ताकतवर, जरा समझा जाए। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या सिंपली न्यूक्लियर फोर्स को कंपेयर करूं, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं 1 मानता हूं
तो उसके तुलना में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 रेज टू द पावर 36 होगा, और जो न्यूक्लियर फोर्स है वो 10 रेज टू द पावर 38 होगा। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है यह फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है। ठीक है, अब देखिए ये फोर्स जितने भी हमारे कन्वेंशनल फोर्सेज है वो जो नियम ओबे करते हैं ये कुछ नहीं करता, ये बिल्कुल भी हमारे कन्वेंशनल फोर्सेज जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इनके जैसा बिल्कुल भी ये नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये जैसे हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करते थे, है ना। सब में हम देखते थे कि F इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता था, F इज इक्वल टू G M1 M2 बाई आर स्क्वायर, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। सब में सब इनवर्स लॉ स्क्वायर को ओबे करता था, है ना। अब इसमें इट डज नॉट ओबे, ये कुछ भी ओबे नहीं करता, इट डज नॉट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है, दूसरा, इट इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स, बाकी सारे फोर्सेस सेंट्रल होते थे। सेंट्रल फोर्स का मीनिंग हो गया जैसे कि अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स देखे या इलेक्ट्रोस्टैटिक देखे या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखे या मैग्नेटिक फोर्सेस देखे, ये सब एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर पर लगता था। ये ऐसा कोई भी नियम को ये नहीं करता। ठीक है, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है। ये सारे फोर्सेस लॉन्ग रेंज फोर्स हुआ करते थे। कैसे फोर्स? लॉन्ग रेंज फोर्स, मतलब दूरी अगर लंबा हो तब भी ये एक्ट करता था, है ना। पर जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है, छोटे दूरी के लिए ही ये एकदम स्ट्रांग है, डोमिनेंट है, इसके जितना ताकतवर कोई फोर्स नहीं है। पर दूरी जैसे ही बढ़ता है तो ये फोर्स बहुत ही कमजोर फोर्स हो जाता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के तुलना में भी कमजोर फोर्स हो जाता है ये। ठीक है, तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। समझ में आ रहा है? जैसे इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स मतलब ये डोमिनेंट नेचर का होगा या काफी स्ट्रांग होगा अगर डिस्टेंस अराउंड 2 से 3 फर्मी के आसपास हो, तो ये काफी स्ट्रांग होगा। इट इज डोमिनेंट या स्ट्रॉन्गर in the range of around 2 to 3 फर्मी। 2 से 3 फर्मी के आसपास ही ये अगर न्यूक्लियॉन्स है उतने ही दायरे में, तो ये बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे को पुल करता है। ठीक है, ये नंबर देखें। पर बाकी सारे फोर्सेस लॉन्ग रेंज फोर्स हुआ करते थे। ठीक है, ओके। ये जो है वो चार्ज डिपेंडेंट फोर्स नहीं है भाई साहब। प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है, न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी अट्रैक्ट करता है। जैसे कि अगर जैसे ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इस तरीके से। तो अगर मान लेते हैं कि प्रोटॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो कैसे ये एकदम टाइटली बाइंड होके और एक जगह पर इतने कम स्पेस पे इकट्ठा रह सकता है? ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना। यानी कि अगर ये इकट्ठा है एक जगह पर, न्यूक्लियस बना रहे हैं, हाई डेंसिटी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब है
कि प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, न्यूट्रॉन भी एक दूसरे न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और एक प्रोटॉन भी दूसरे न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। यह फोर्स चार्ज के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, किस पर डिपेंड नहीं करता? चार्ज के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट इन नेचर। ये चार्ज इंडिपेंडेंट है नेचर वाइज। ठीक है, चार्ज पर डिपेंड ये नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है? दैट इज देयर इज फोर्स ऑफ attraction between proton proton, proton neutron and even neutron neutron। प्रोटॉन प्रोटॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पर, और इवन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये फोर्स चार्ज के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, बढ़े आगे? जी सर। आगे देख, एफ नंबर देखो। इसमें क्या है कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, सेपरेशन है, उसके रेस्पेक्ट में अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन देखूं तो ये आता है वर्ल्ड फेमस पोटेंशियल एनर्जी कर्व। बड़ा ही फेमस है भाई साहब ये कर्व। ठीक है, क्या है वो देख। जैसे कि यहां पे एक लाइन छोड़िएगा, मैं हेडिंग भी दे दूंगा इसके लिए। ठीक है, ऐसा ये देखिए, यहाँ नीचे ही बनाना पड़ेगा हम लोग को। इसका थोड़ा और ऊपर करता हूं। ठीक है, देखो एक सेपरेशन होता है। जैसे मान लीजिए कोई दो लोग है ना, आप में से कोई दो विद्यार्थी एक सर्टेन सेपरेशन पर बैठे हुए हैं, इतना पर एकदम आराम से बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप एकदम स्टेबल या सुखी स्टेट में आप बैठे हुए हैं। आपका पोटेंशियल एनर्जी, मैंने बोला है जब भी कोई एक सिस्टम स्टेबल हो, सुखी हो, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होना चाहिए। जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा स्टेबल और सुखी, है ना। हमें ये चीज पता है नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी का मतलब। तो मान लीजिए यहां पर ये सेपरेशन पर आपका एनर्जी जो है सबसे नेगेटिव है, आप सबसे सुखी हो। मैंने कहा और पास आओ, आप कहोगे अरे सर जी क्या हो रहा है और कितना पास है। मैंने कहा और पास आओ, अब तुम्हें लगेगा कि अरे भाई ये तो मास्टर जो है गलत काम करा रहा है। तुम क्या करोगे? अब कहोगे नहीं भाई हमको और पास नहीं जाना है, तुम अपोज करना शुरू करोगे धीरे धीरे। फिर भी मैं मान लो स्टबर्न हूं, बहुत जिद्दी हूं और तुमको और नजदीक लाना चाहता हूं मैं, तो मुझे तुम्हारे रिपल्सन के अगेंस्ट में जाकर और मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। यानी कि तुम्हारा एनर्जी जो सिस्टम था उसका एनर्जी कम नेगेटिव, यानी कि अब उसमें पॉजिटिव वर्क ऐड होता गया, तो वो कम नेगेटिव होता गया। एक समय आएगा, एक सेपरेशन आएगा जब एनर्जी जीरो होगा। फिर भी अगर मैं नहीं माना और नजदीक लाना चाहता हूं, और मान लीजिए ऐसे करते करते मैं दोनों के बीच का सेपरेशन जीरो करना चाहता हूं, तो मुझे अनंत काम करना पड़ेगा, तभी एग्जैक्टली एक के पोजीशन पर दूसरा को मैं रख पाऊंगा। कहने का मतलब है, ध्यान से समझिए, एक पोजीशन है, एक सेपरेशन है, उसे मैं आर नट कह रहा हूं। यहां पर ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी लिखिए आप इसको, न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यू और इधर है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या न्यूक्लियर सेपरेशन। न्यूक्लियर सेपरेशन कर देता हूं मैं।
न्यूक्लियर सेपरेशन या सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। इसे आर लिख देता हूं मैं, ये आर कर देता हूं, ठीक है। तो आर नॉट पर जो पोटेंशियल एनर्जी था वो मिनिमम मोस्ट था, सबसे सुखी पोजीशन यही है, सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं सेपरेशन को क्या कर रहा हूं, दो न्यूक्लियस के बीच के सेपरेशन को घटा रहा हूं, तो यह एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव पॉजिटिव होते होते पॉजिटिव वर्क कर रहा हूं, जीरो हुआ। फिर भी मैं नहीं माना और मैं चाहता हूं कि यह सेपरेशन जो है वह जीरो हो जाए, तो मुझे इन्फिनाइट वर्क करना पड़ेगा, ये कहीं नहीं काटेगा, इन्फिनिटी पे जाके काटेगा। बात समझ में आ रहा है? और यह काम अट्रैक्शन के अगेंस्ट में किया गया है कि रिपल्सन के अगेंस्ट में? जैसे वो नजदीक आ रहे थे तो ये बोल रहा था कि हाँ आ जाओ, कि नहीं भाई हमको और नजदीक मतलब रिपल्सन के अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये यहां से लेकर यहां तक दिस शोज द रिपल्सिव नेचर, राइट, ठीक है। अब सुनिए, अब मैं चाहता हूं कि सेपरेशन और बढ़ाऊं, यहां पे सबसे सुखी था, अब मैं दूरी को और बढ़ा रहा हूं। भाई ये क्यों बढ़ा रहे हैं, ऐसा करने से मेरा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, हम तो होने नहीं देंगे। तो क्या करेंगे, आप चाहेंगे कि भाई हम जहां थे वहीं पे रख दीजिए सर जी, हम लोग वहीं पे सुखी थे सबसे, है ना। पर मैं तो स्टबर्न हूं और मैं चाहता हूं कि नहीं मैं तुमको और दूर ले जाऊं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे अट्रैक्शन के अगेंस्ट में मुझे कार्य करना पड़ेगा। यानी कि जो एनर्जी सबसे ज्यादा नेगेटिव था उस पर मैं पॉजिटिव काम करूंगा, यानी कि वो कम नेगेटिव कम नेगेटिव कम नेगेटिव होते जाएगा। और जिस समय में जब दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में कोई इंटरेक्शन बच ही न जाए, इतना दूर में ले गया कि कोई इंटरेक्शन ना बचे, उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम का हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है अगर मैं ये सेपरेशन को बढ़ाते जाऊं बढ़ाते जाऊं बढ़ाते जाऊं, तो एक ऐसा समय आएगा जब ये सेपरेशन इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, यानी कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। समझ आ रहा है? ये आपका जो केस है ये मोस्ट स्टेबल केस है, ठीक है। ये पोजीशन सेपरेशन पर ये मोस्ट स्टेबल, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, ये सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। और ये यहां से ये सब अट्रैक्शन के अगेंस्ट में काम किया गया है, और यहां से इधर तक ये सब रिपल्सन के अगेंस्ट में काम किया गया है। सब रिपल्सन के अगेंस्ट में काम किया गया है। समझ में आया? आगे बढ़े। तो इसे कहते हैं, हेडिंग दो, इसे पी कर्व कहते हैं, द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद द सेपरेशन बिटवीन द nucleons, with the separation between the nucleons, between the nucleons is this one। समझ आ रहा है? हो गया। अब बिल्कुल इसी तरीके का न्यूक्लियर फोर्स का सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स के साथ वेरिएशन इसी तरीके का होता है, इसी नेचर का होता है। तो ठीक इसके नीचे बना ले आप, ठीक है, आप इसके नीचे बनाए बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ। चलो ठीक इसके नीचे बनाओ एक और ग्राफ। बिल्कुल ऐसा ही।
है ना। तो ये नेचर भी बिल्कुल उसी तरीके का आएगा, सेम। आर नॉट, इधर लिख ले न्यूक्लियर फोर्स एफ, ठीक है, और इधर सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स आर, ठीक है, इधर आ गया। बस ये फिर से अट्रैक्टिव नेचर को दिखाएगा और ये रिपल्सिव, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा रिपल्सिव। ठीक है, बोलना भाई, ठीक है कि नहीं। क्या बना रहा है, यहीं से कर्व बनेगा, ये पूरा यहीं से एक स्मूथ कर्व है। स्ट्रेट लाइन क्यों बना रहा है। हो गया। चलो अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखो इसका। जी नंबर पे आ जाओ, जी नंबर है ना, ये उसी में बनाओ, उसी में लिखो नीचे। हाँ जी नंबर, ठीक है। ये सैचुरेशन इफेक्ट को दिखाता है, देखो इट शोज सैचुरेशन इफेक्ट, it shows saturation effect, that is, जैसे कि समझो, जब मैंने बताया कि ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, 2 से 3 फर्मी के अराउंड ही ये सैचुरेट हो जाता है। अब ये फोर्स उस दायरे के बाहर उतना सिग्निफिकेंट नहीं रह जाता, समझ में आ रहा है। दैट इज न्यूक्लियर फोर्स इज, देखिए, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स इज डोमिनेंट ओनली ओवर अ शॉर्ट रेंज, ठीक है। तो 2 से 3 फॉर्मी तक ही ये डोमिनेंट होता है, उतने में ही ये सैचुरेट हो जाता है ये फोर्स, उसके बाहर ये उतना सिग्निफिकेंट नहीं रह जाता। आप समझ रहे हैं, सैचुरेशन इफेक्ट बोलते हैं। हाँ, इसी इफेक्ट को सैचुरेशन, एंड गेट सैचुरेटेड लिख लो विद इन द रेंज, एंड गेट सैचुरेटेड, गेट सैचुरेटेड, हो गया। नेक्स्ट लिख एच नंबर, इट इज स्पिन डिपेंडेंट फोर्स, मतलब जो न्यूक्लियॉन्स है उनका स्पिन कैसा है। अगर दोनों सेम स्पिन है, जैसे कि मान लीजिए दोनों का एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है, तो दोनों न्यूक्लियॉन्स का, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है स्ट्रॉन्गर होगा, और एक का क्लॉकवाइज स्पिन है, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है, तो उसमें क्या होगा, फोर्स जो है कमजोर होता है। ठीक है, ठीक है। स्पिन का ऐसा है, जो प्रॉपर्टीज, जैसे इलेक्ट्रॉन्स के पास रोटेशनल, वाइब्रेशनल और लीनियर मोशन सब होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपके न्यूक्लियस के भी पास उसी तरीके का मोशन होता है। जैसा ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन्स लोअर लेवल से अपर लेवल पे करते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी, उनके भी अपने एनर्जी लेवल्स होते हैं, वो भी नीचे से नीचे लोअर लेवल से अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर जंप करते हैं, और वो भी जब नीचे आते हैं तो वो रेडिएशन निकालते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास स्पिन है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के पास भी स्पिन है। भाई साहब थ्योरी तो ऐसे ऐसे है ना, आप समझिए कि आपको पढ़ाया जाएगा बाद में कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्वार्क्स से मिलकर बने हुए रहते हैं। क्वार्क्स 1/3 टाइम्स E का चार्ज होता है, जबकि हम लोग क्वांटाइजेशन पढ़े हैं
ई इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, उससे नीचे नहीं हो सकता। क्वार्क्स क्या है, तो क्वार्क्स मिलकर बने हुए हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। 1/3e 2/3e इस तरीके से मिलकर और तब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने हैं। सिचुएशन ऐसे हो जाता है किसी न्यूक्लियस में, मान लीजिए प्रोटॉन का संख्या अगर ज्यादा हो गया और न्यूट्रॉन का संख्या कम हो गया तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाता है। अगर न्यूट्रॉन का संख्या ज्यादा हो जाता है तो न्यूट्रॉन बदलने लगता है फिर प्रोटॉन में, और उसी में वो लोग पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज करना शुरू करते हैं, एमिट करना शुरू करता है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उनको कहा जाता है बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल्स वो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर से निकलते हैं, है ना। बहुत सारे चीज है, तो जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स में स्पिन होता है उसी तरीके से न्यूक्लियॉन्स में भी स्पिन होता है, ठीक है ना। तो ये मैंने बताया आपको, इट इज स्पिन डिपेंडेंट फोर्स, है ना। एंड सो नहीं एंड लिखिए, एंड इज मैक्सिमम फॉर लाइक स्पिन या सेम स्पिन, एंड इज मिनिमम फॉर अपोजिट स्पिन। एंड इज मिनिमम फॉर अपोजिट स्पिन। समझ आ रहा है, ये हो गया। और एक और लिखो, जैसे हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे मान लो ये बात एकदम क्लियर समझ में आता है कि एक पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव को क्यों अट्रैक्ट करेगा, है ना। एक मेल जेंडर है तो उसका अट्रैक्शन फीमेल जेंडर के प्रति या वाइस वर्सा, ये क्यों होता है, ये समझ में आता है। ये प्रकृति का नियम है ना, कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, लाइक जो है रिपेल करेंगे, अनलाइक जो है अट्रैक्ट करेंगे, ये समझ में आता है। मैग्नेटिक फोर्सेस का देखो आप, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल नॉर्थ को करेगा, है ना। नॉर्थ रिपेल करेगा, साउथ रिपेल करेगा। समझ में आता है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि ग्रेविटेशन में ऐसा क्या होता है। जैसे ग्रेविटेशन भी एक फोर्स माना गया है ना, तो ग्रेविटेशन में एक मास, जैसे ये एक मास है, ये एक दूसरा मास है, ये एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट करते हैं, क्या नेचर है। अपोजिट चार्ज तो है नहीं, अपोजिट मास का कोई सेंस नहीं बनता। इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि वो अट्रैक्ट करते हैं तो क्यों करते हैं। इसीलिए आइंस्टाइन साहब ने एक थ्योरी दिया था कि भाई ग्रेविटेशन एक्चुअल में एक फोर्स है ही नहीं। समझ में आ रहा है, ये बड़ा मजेदार चीज है जो आप लोग अगर चाहे तो रिसर्च करें एक बार थोड़ा सा, है ना। उन्होंने एक स्ट्रेस्ड फैब्रिक का थ्योरी दिया हुआ था, जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि एक अगर बहुत बड़ा मास है ना, तो वो अपने आसपास एक कर्व्ड फैब्रिक, स्ट्रेच्ड फैब्रिक बनाएगा, है ना। और इसीलिए वो सब जो भी मैटर वहां पे मौजूद है वो बड़े मास के सेंटर की ओर झुका हुआ रहेगा, उसी से अट्रैक्टेड रहेगा, उसी के पास जाना चाहेगा, उसी से चिपका हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है। तो ये अभी हमारा कंसर्न का चीज नहीं है, पर अभी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, तो व्हाट इज बीइंग एक्सचेंज्ड इन बिटवीन देम, क्यों वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो पाया गया कि मेजॉन्स नाम का कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स होता है, और ये पार्टिकल्स इस पार्टिकल के न्यूक्लियस के बीच में एक्सचेंज होने की वजह से ये फोर्स होता है। समझ में आ रहा है, लिखिए। न्यूक्लियर फोर्स अराइजेस बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर, हाँ प्रॉपर्टी के अंदर ही। न्यूक्लियर फोर्स अराइजेस बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ elementary particle called mesons between the nucleons. Mesons between the nucleons. ठीक है। ला चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो नंबर देखो,
नया नंबर बताओ, 8 नंबर ना। हाँ जी, नॉइज रिडक्शन ऑफ करना, सिग्नल क्लियर, ठीक है, एक ऑफ कर लेना, हो गया। क्यों? ऐसे देखने के लिए। ओके, 8 नंबर देखिए। नंबर 8 लिखिए मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट डेल्टा एम, मास डिफेक्ट डेल्टा एम। ठीक है, अब देख ध्यान से सुन। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, 5 विद्यार्थी लिए, 5 विद्यार्थी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आइडेंटिकल है, हर एक का मास 60 केजी है। ठीक है, 60 केजी। अब मैंने क्या किया, 5 विद्यार्थियों को का मास अगर 60 है ना, तो टोटल उनका मिलाकर मास कितना केजी हुआ, 300 केजी। अब मैं क्या करता हूं, एक लाइट बिना मास का कोई एक मान लो रस्सी लेता हूं और आपको बांध देता हूं। ठीक है, और सबको इकट्ठा उठाकर और तराजू पे ले जाकर रख देता हूं और आपका वजन लेता हूं कि कितना आया तो टोटल वजन 300, क्या होना चाहिए, 300 केजी होना चाहिए। ठीक है, पर मैं कहूं जो ये होना चाहिए या जो अब तक हम लोग देखते आ रहे हैं, अगर आपके जगह पर मैं न्यूक्लियॉन्स पर रखा रहता, है ना, सारे 500 न्यूक्लियॉन्स अलग अलग थे, तो उनका सम ऑफ मासेस आप निकालो, है ना। 5 न्यूक्लियॉन है तो कितना हुआ, 5 AMU। ठीक है, अब सुन, अब पर मैं उनको जब इकट्ठा कर दे रहा हूं, यानी कि वो एक जगह पे आकर और एक न्यूक्लियस बना दे रहे हैं, तो न्यूक्लियस बना दे रहे हैं का मतलब क्या हुआ, वो एक जगह पर आकर बैठ गए, ये ना हुआ। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा मास नहीं ऐड किया गया वहां पर। तो अगर वो एक जगह पर आकर और तब मैं उनका मास लू तो सेम आना चाहिए ना था, 5 AMU होना चाहिए था, पर पता चला कि वह 5 AMU नहीं होता, उससे कम होता है। भाई साहब ये क्या हो गया, मास भी बदल जाता है क्या, मास भी बदल जाता है क्या, है ना। अब आपको मैं बताता हूं कि यहां पे मास कम आया, ये सत्य है। अब क्यों कम आया इस पर थोड़ा सा आप विचार करिए, आई गेट बैक टू दैट। ठीक है, तो पहले मास जो डिफरेंस हुआ क्या चीज में, द सम ऑफ masses of the nucleons and the mass of the nucleus, इसमें जो डिफरेंस आया, इसी डिफरेंस को कहा जाता है मास डिफेक्ट। ठीक है, लिखो, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द masses of the nucleus of the nucleons and the mass of the nucleus, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स के मासेस का सम और न्यूक्लियस के मास के सम के बीच में जो डिफरेंस है उसको कहते हैं मास डिफेक्ट। क्या कहते हैं उसको, कहते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, मास डिफेक्ट कहते हैं, बात समझ आ रहा है। और इसको डिनोट करते हैं किससे, डेल्टा एम से। क्या चीज है, डेल्टा एम से। अब सुनिए ध्यान से, ये एक्स एक न्यूक्लियस है, एक्स क्या है, एक न्यूक्लियस है। ठीक है, अब मुझे इसका मास डिफेक्ट लिखना है, जिसे मैं डेल्टा एम से डिनोट कर रहा हूं, किससे, डेल्टा एम से, मास डिफेक्ट। तो आप मुझे बताइए, पहले मुझे न्यूक्लियॉन्स के मास का सम निकालना है। न्यूक्लियन में क्या क्या आते हैं, एक प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, जेड प्रोटॉन है, और एक प्रोटॉन का मास कितना, MP लिख दो, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक, और प्लस न्यूट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, A-G, है ना, A-G न्यूट्रॉन्स हो गए, और एक न्यूट्रॉन का मास Mn, एक न्यूट्रॉन का मास, बात समझिए। और इसमें ही अगर मैं इसका
हट माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस एक्स, ये सम ऑफ मासेज ऑफ द न्यूक्लियॉन्स है और ये मास ऑफ न्यूक्लियस एक्स, इसका डिफरेंस ही कहलाता है मास डिफेक्ट, इसका डिफरेंस ही कहलाता है मास डिफेक्ट। तो वो नासा लग गया है मैक्स मास ऑफ न्यूक्लियस एक्स। वो अब ये न्यूक्लियस का तो हाथ पर सब टूट गया है, पर आपने ये मैं लिख देता हूं, इसको मैं इरेज ही कर देता हूं। ला इधर देखिए, ये हमारा जो न्यूक्लियस था वो एक्स था और ये जेड है, ये है न्यूक्लियस। तो एम एक्स क्या लिख रहा हूं, इसका मतलब है दिस इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का खाली मास है इतना। सही है, समझ में आ रहा है? इसे कहते हैं मास डिफेक्ट। ये ऑब्वियस है कि इसका ऐसा यूनिट होगा केजी, पर हम लोग जो यूनिट में एटॉमिक या न्यूक्लियर लेवल पे डिस्कस करेंगे वो हो जाएगा एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये एएमयू में यूज करेंगे इसको। बात समझ में आ रहा है? तो मास डिफेक्ट हो गया। अब देखो यहां पे ध्यान से समझो, ये जो छोटा सा डिफरेंस आता है ना मास पर, वही मास के बीच में है ना, उसी के वजह से ये डिफरेंस होगा। जैसे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स है ना, इनके मासेस के बीच में जो डिफरेंस होंगे और एएमयू के साथ वो कैसे वैरी करेगा, है ना, वही छोटा सा डिफरेंस के वजह से हमको ये वैल्यू नॉन जीरो मिलता है। ठीक है, ये जीरो नहीं मिलता। जबकि आप मास नंबर लीजिए ना, मास नंबर आपको सेम ही तो आएगा। मास नंबर क्या था, न्यूक्लियॉन्स का नंबर का सम ही तो हुआ ना, है ना, तो वो दोनों सेम ही आएगा। बात समझ आ रहा है? वो नहीं वेरी करेगा। मतलब न्यूक्लियॉन्स का नंबर यानी कि मास नंबर कंजर्व्ड है यहां पर, मास सेम नहीं रह रहा है। इनफैक्ट कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन भी हो रहा है ना, उसमें मास नंबर कंजर्व रहेगा, तो मास कंजर्व नहीं रहता। और वो छोटा सा जो मास का डिफरेंस होता है ना, उसी के वजह से निकलता है भयंकर एनर्जी। ठीक है, कैसे अभी बताते हैं। ये पहले मास डिफेक्ट समझ में आ गया, ये सेम नहीं है। सोचते रहिएगा कि मास गया कहां, तो मास तो सेम होना चाहिए था ना, मास गया कहां? हाँ जी, रेडिएशन नहीं, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो एनर्जी में क्यों कन्वर्ट हुआ, क्या जरूरत था, तो वो देखिए। अब समझिए पहले कैसे कन्वर्ट हुआ और क्या हुआ। उसको समझने के लिए हम लोग पहले 9 नंबर में आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। साहब ने कहा कि देखो, मास एनर्जी में और एनर्जी मास में इंटर कन्वर्टिबल होता है, वो एक दूसरे में बदलता रहता है। ठीक है, ये बदलता रहता है। अब एक चीज देखा जाए तो ये इतना फेमस एक्सप्रेशन है जो ऑलमोस्ट सारे साइंस के विद्यार्थी को पता रहता है, E=mc², सबको पता रहता है। पर थोड़ा सा उसको फील करें कि वो है क्या, साहब ने बोला क्या एक्चुअल में। पहला बात जो हमें समझना है, उन्होंने ये कहा कि मास और एनर्जी एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहता है। ठीक है, ये पहला चीज जो समझना है। और इन्होंने ये कभी नहीं कहा कि एम मास स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करने लगेगा तो उसका एनर्जी हो जाएगा E=mc², जो कि ज्यादातर बच्चों को ऐसा लगता है। ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब एक मास एम मास कंप्लीटली एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उस एम मास का इक्विवेलेंट एनर्जी कितना रिलीज होगा, तो या कितना एनर्जी हमें मिला, तो जब वो एम मास कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो दैट इज mc²। उसका लाइट के स्पीड से चलना और नहीं चलने से कोई लेन देन नहीं है। बात समझ में आ रहा है मेरा? देखिए इस चीज को, देखिए अकॉर्डिंग टू साहब के अनुसार मास एंड एनर्जी आर
interconvertible to each other, convertible to each other, interconvertible to each other, मास एनर्जी में एक दूसरे में ये कन्वर्ट होता रहता है, मास एनर्जी में, एनर्जी मास में, ठीक है, दे आर इंटरकन्वर्टिबल टू ईच अदर। अब सुनिए, द इक्विवेलेंट एनर्जी व्हेन अ मास m gets converted entirely into energy is mc square, okay? When a mass m gets completely converted into energy, then the equivalent energy is given by, जब यह पूर्णतया एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है m मास, तो जो एनर्जी होता है वह एनर्जी होगा कितना, तो इतना, mc स्क्वायर जितना, mc स्क्वायर जितना, कितना, mc स्क्वायर जितना। अगर पार्टिकल रेस्ट पे है ना, रुका हुआ है, तो उसका एनर्जी जो होगा, रेस्ट मास एनर्जी उसे कहेंगे, और मास को हम लोग वैसे केस में एम नॉट से डिनोट करते हैं, एम नॉट। अभी मैं बता देता हूं उसके बारे में भी। आइंस्टाइन का एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, कमाल का थ्योरी है। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में मास और समय भी, मास जो है, मास, समय और लेंथ, जिसे हम लोग अब तक कांस्टेंट मानते आ रहे थे, ये सब रिलेटिविस्टिक है। जैसे ही एक बॉडी का स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करेगा, उससे कंपेरेबल स्पीड तक पहुंचेगा, सब कुछ बदल जाएगा, ड्रास्टिकली चेंज होगा सब चीज, ठीक है। अभी हम लोग ये मास पर पढ़ लेते हैं, है ना, कि एक बॉडी का मूविंग मास, जब वो स्पीड v से चल रहा है, तो वो मास कितना होता है, ठीक है, मास ऑफ अ रिलेटिविस्टिक मास लिख लो, रिलेटिविस्टिक मास ऑफ अ बॉडी, इसे m अगर लिखूं मैं, तो वो होता है m नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर होता है। v ऑब्वियसली स्पीड ऑफ द बॉडी है और c स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। इसे रिलेटिविस्टिक मास कहते हैं। जहां पर ये m मास, तो ऑब्वियसली m इज मूविंग मास या रिलेटिविस्टिक मास, मूविंग मास या रिलेटिविस्टिक मास, रिलेटिविस्टिक मास। और मेन चीज है ये m नॉट, जो हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेस्ट मास। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज रेस्ट मास, बॉडी का रेस्ट मास है। अरे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है जिसका मास है 60 kg, है ना, और वो रुका हुआ था, वो उसका रेस्ट मास था। हम लोग अब तक जो मास डिस्कस कर रहे थे दैट वाज रेस्ट मास। पर ये 60 kg का इंसान, अगर मान लीजिए एक ऐसे स्पेस पे इसको बिठा दिया जाए जो v, जिसका स्पीड c को अप्रोच करे, मतलब c से कंपेरेबल हो, ठीक है, मान लीजिए c का आधा हो, तो उस केस में यह फ्रैक्शन आप देखिए, अगर आधा होगा तो ये v स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो ये फ्रैक्शन 1/4 होगा, और ये रूट के अंदर 3/4 हो जाएगा। मतलब m नॉट के इक्वल नहीं आएगा, और देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द मास ऑफ द बॉडी। जिस समय में v एग्जैक्टली c के इक्वल हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, खुपच हो जाएगा, 1 - 1 0, मास हो जाएगा इंफिनिटी। अगर तुम्हारा मास, तुम्हारा स्पीड c को अप्रोच कर जाएगा, मतलब c के इक्वल हो जाएगा, तो यू विल हैव इनफाइनाइट मास। कैन यू इमेजिन, इनफाइनाइट मास तुम्हारा हो जाएगा। इसीलिए कहा गया
कि एक बॉडी कभी भी लाइट के स्पीड को अप्रोच नहीं कर सकता। क्यों? वो अल्टीमेट स्पीड है। उस स्पीड को अप्रोच करने के लिए या उस स्पीड को पाने के लिए आपका मास जो है अनंत होना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो इसी के लिए ये मास मतलब सी आइंस्टाइन साहब ने कहा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट ही ऑटमोस्ट स्पीड है जो अटेंड किया जा सकता है, उससे ज्यादा तो कभी भी नहीं। और सी को अप्रोच करने वाला सिर्फ रेडिएशन हो सकता है, मासलेस पार्टिकल हो सकता है। रेडिएशन, मास वाला पार्टिकल कभी सी को अटेंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये सब कहानी है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया है ना। मैं कहता हूं रेस्ट मास, अगर रेस्ट मास एनर्जी कहा जाए तो कितना होगा बताओ तो। जैसे इलेक्ट्रॉन का ही मुझे रेस्ट मास एनर्जी अगर कहा जाए तो कितना हो जाएगा? ई नॉट इज एम नॉट इंटू सी स्क्वायर, या सिंपली ई नॉट भी मत लिखो, खाली ई लिख दो, ई इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। दिस इज रेस्ट मास एनर्जी, एम नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। समझ गया? Yes, sir. अब देखो, आते हैं वापस फिर से हम लोग मास डिफेक्ट पर। मास गायब हुआ था। अब आप सोचो कि मास कैसे गायब हुआ होगा, क्यों गायब हुआ होगा, In motion. है ना। पहले समझिए कि दो ही न्यूक्लियॉन्स आप लीजिए, ठीक है, ये अलग अलग थे, अनंत दूरी पे थे। अब इनको किसी कारण से इनको आकर, मतलब ये लोग नजदीक आने वाले हैं और न्यूक्लियस बनाने वाले हैं। तो भाई साहब अब आप बताइए, जैसे ये न्यूक्लियस दो अलग अलग थे, दो न्यूक्लियस का मास हो गया 2 AMU। बात समझ आ रहा है? अब ये जब नजदीक आ रहे हैं तो कोई तो एजेंट होगा। क्या मैं लाकर और न्यूक्लियस बनाया था? मैंने तो लाके कोई ऑक्सीजन का, हीलियम का, मैग्नीशियम का, क्रिप्टन का, किसी का भी न्यूक्लियस मैंने, तुमने, किसी ने नहीं बनाया। यानी कि न्यूक्लियर फोर्सेस वहां पे लग रहे हैं और वो खुद काम कर रहा है और मासेस को नजदीक ला रहा है। तो वो जो वर्क हो रहा है ना, जो वो फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस काम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? न्यूक्लियर फोर्सेस जो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्सेस जो वर्क कर रहे हैं वो हम कहां से आया? वर्क करने के लिए एनर्जी कहां से आया? मास के कॉस्ट पर। इसको ऐसे समझिए, इस चीज को ऐसे सीधा समझेगा तो फील नहीं आएगा, उल्टा समझ। मैंने देखा कि मासेस कम थे, ठीक है, जब न्यूक्लियस बना था, और मैं जब इनको सेपरेट कर रहा हूं तो फिर से ये मासेस इनके इंटैक्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, 2 न्यूक्लियस थे, 2 AMU, मास आ जा रहा है। मास कैसे इंटैक्ट हो गया भाई? वो तो जब ये पास में थे तो कम हो गया था मास, और अभी मैंने क्या किया? मैं एक्सटर्नल एजेंट हुआ, खुद से नहीं छूट रहा था, और मैं एक्स्ट्रा काम किया, मैंने पॉजिटिव काम किया, तब जाके वो अलग अलग हुए। और जब मैंने देखा कि वो अलग अलग हो रहे हैं तो उनका मासेस इंटैक्ट हो जा रहा है, वो फिर वापस आ जा रहा है। ये जादू कैसे हो रहा है? यहां पर एक्चुअल में मैंने जो कार्य किया, यानी कि मैंने जो एनर्जी खर्च किया, वह एनर्जी मास में वापस कन्वर्ट हुआ है। यानी कि जब बना होगा तो वो मास के ही खर्चे पर बना होगा, वही मास एनर्जी के रूप में जो है एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हुआ है। इसका मतलब ये जितने सिस्टम्स है वो सब कुछ ना कुछ खर्चा करके बना हुआ है, ऐसे नहीं टूटेगा। इनफैक्ट इस दुनिया में जितने भी स्टेबल सिस्टम है वो सब कुछ खर्चा करके बना हुआ है, इसीलिए उसका एनर्जी नेगेटिव होता है, वो ऐसे नहीं टूटेगा। उदाहरण मैं आपको देता हूं, आप समझिए, जैसे कि ये एक लड़का है और ये एक लड़की है, ठीक है, ये लड़की है, फिर एक और लड़का है और यहां पे एक और लड़की है। इन दोनों का लव मैरिज हुआ और ये इन दोनों का अरेंज मैरिज हुआ, ठीक है। अब ये लव मैरिज हुआ, इन लोगों का खर्चा हुआ 200 रुपए शादी में। भाई टेम्पू भाड़ा जितना लगा, कोर्ट तक जाने के लिए वही खर्चा है, दूसरा तो कोई खर्चा है नहीं। जाना है, दस्तखत करना है ना कोर्ट में, समझ में आ रहा है? लव मैरिज
कोर्ट में जाके इन लोगों ने अपना मैरिज जो है ऑथेंटिकेट कर लिया, बस रजिस्टर्ड कर लिया, हो गया 200 रुपए खर्चा। इन लोगों के शादी में 2 CR का खर्चा, ठीक है। पूरे गांव समाज के लोग, रिलेटिव्स वगैरह सब, everyone has witnessed that marriage, right? And they have expended a sum of, let's say, 2 CR. ठीक, मान ले 2-3-4 महीने के बाद रात को एक दिन झगड़ा होता है, आम बात है भाई। झगड़ा होते ही अगले दिन से ये अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, ये ले 200 रुपए तेरे मुंह पे फेंकता हूं, जा तू अपने घर, हम अपने घर। मतलब कि ये शादी टूटना कोई बड़ा बात नहीं है, 2 मिनट का डिसीजन है। अब इन लोगों का झगड़ा हुआ, भयंकर वाला झगड़ा, पिटापीट भी हुआ, खूब मार धाड़ एक्शन से भरपूर। और अगले दिन फिर वही, हस्बैंड उठेगा, अपने ऑफिस जाएगा, वाइफ उठेगी, अपना खाना बनाएगी, ऑफिस जाना है तो जाएगी, कुछ नहीं होगा। ये ऐसे नहीं टूटेगा। इसको तोड़ने के लिए क्यों नहीं टूटेगा? बोलेगा 2 CR मैंने खर्चा किया है, निकाल। कौन निकालेगा इतना खर्चा? कैसे निकलेगा? इतने समाज, पूरा समाज के सामने सब कुछ हुआ है, हमारा शादी हुआ है, ये कैसे टूटेगा? बात समझिए। मतलब कि ये जब बना है सिस्टम तो ज्यादा खर्चा करके बना हुआ है, इसको तोड़ने में मेरा वाट लग जाएगा। पर ये जो सिस्टम है वो ज्यादा खर्चा करके नहीं बना है, ये आसानी से टूट जाएगा। कुछ बात समझ में आ रहा है? वही बात न्यूक्लियस का भी है। ये जब न्यूक्लियस बना है तो कुछ खर्चा करके बना है, और जो न्यूक्लियस ज्यादा खर्चा करके बना है उसको तोड़ना उतना दिक्कत, और जो न्यूक्लियस कम खर्चा करके बना है यानी कि वो कम स्टेबल है, उसको तोड़ना उतना आसान। समझ आ रहा है? जो ये तोड़ने के लिए जितना खर्चा एनर्जी का जरूरत है, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं जी, तोड़ने वाले एनर्जी को, नॉट जोड़ने वाले एनर्जी को। नेक्स्ट नंबर लिखिएगा, क्या था? 10 नंबर लिखिएगा, बाइंडिंग एनर्जी, BE, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, लिख लो पहले। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट द nucleus, to dissociate the nucleus, that is carry the nucleons infinitely apart. ठीक है? That is to carry the nucleons infinitely apart. भाई इन्फिनिटली अपार्ट का मतलब ये नहीं कि एक नेपाल में रख दो और दूसरा को अमेरिका में लेके चले जाओ, ऐसा नहीं होता है। वो 10 CM भी दूरी पर होंगे तो क्या इन्फिनिटली अपार्ट होंगे? जी होंगे, क्योंकि उनका सेपरेशन, जहां पर वो फोर्सेज स्ट्रांग था, उनका इंटरैक्शन स्ट्रांगर था, है ना। जहां पर उनका सेपरेशन या इंटरैक्शन कमजोर हो जाएगा, उस सेपरेशन को हम लोग इन्फिनिटी कहेंगे। उस सेपरेशन को क्या कहेंगे? इन्फिनिटी कहेंगे, जहां पे इंटरैक्शन ही नहीं होगा। समझ आ? तो ये न्यूक्लियॉन्स के बीच का सेपरेशन जो है फर्मी ऑर्डर का है भाई साहब। अब 10 CM भी रख देते हो, वहां पे कोई इंटरेक्शन होने का सवाल ही नहीं उठता। समझ आ रहा है? ऐसे समझिएगा इसको। तो जब मुझे इसको तोड़ने के लिए, अब मुझे बताइए एक बात, जैसे जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था अरेंज मैरिज और लव मैरिज वाला, है ना। आप मुझे बताएं कि जो अरेंज मैरिज में 2 CR खर्चा हो गया, वो शादी हुआ है, उसको तोड़ने के लिए मुझे कितना खर्चा लगेगा? 2 CR। उसका स्टेट हो गया या एनर्जी हो गया -2 CR, है ना। उसको तोड़ने के लिए मुझे लगा +2 CR। बात समझिएगा, ठीक। अब इसका उल्टा सोच, अगर मुझे किसी न्यूक्लियस को तोड़ने में 5 MeV का एनर्जी का खर्चा लग रहा है,
इसका मतलब क्या हुआ? जोड़ने में मिनिमम एनर्जी, यानी कि वो जब बना होगा तो कितना खर्चा करके बना होगा बोल? -5 है। मतलब 5 MeV, 5 MeV खर्चा करके बना होगा, तब तो मुझे तोड़ने में उसको 5 MeV खर्चा करना पड़ रहा है। इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी समझ, बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी टू डिसोसिएट है, पॉजिटिव एनर्जी का मैं बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव वर्क डन का बात कर रहा हूँ। पर जोड़ने के लिए, उस सिस्टम को बनाने के लिए मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, उस सिस्टम ने खुद काम किया था, फोर्सेस ने खुद काम किए थे, वो वर्क नेगेटिव होगा। समझ में आया? ठीक, पर ये पॉजिटिव है। इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी टू डिसोसिएट, नॉट टू एसोसिएट। एसोसिएट तो इसका नेगेटिव होगा। समझ गया? ठीक, तो यहां से देखो, अब मैंने ये बताया कि जब वो बन रहा था तो क्या हुआ था? मास के खर्चे पे बना था, याद है? मास डिफेक्ट जितना हुआ, जैसे मान लेते हैं कि 0.1 AMU हुआ मास डिफेक्ट, तो उसके बराबर कितना एनर्जी? 0.1 AMU मतलब mc², mc², मास डिफेक्ट इंटू c² बराबर का एनर्जी का खर्चा लगा होगा। यानी कि मुझे अब तोड़ने में उतना ही एनर्जी मेरा खर्चा होगा। ठीक, समझ आ रहा है? तो इसी को कहते हैं therefore बाइंडिंग एनर्जी इज बेसिकली डेल्टा m इंटू c²। बाइंडिंग एनर्जी इज बेसिकली डेल्टा m इंटू c²। समझ रहा है? यस सर। डेल्टा m इंटू c², इसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। कोई तकलीफ है तो बोलो, नहीं तकलीफ? डेल्टा m इंटू c²। अब आगे देख, डेल्टा m इंटू c²। अब मैं अगर इस डेल्टा m को, मास डिफेक्ट को AMU में ही रहने दूं, क्या चीज में रहने दूं? AMU। और फिर मैं इसको चेंज करूं, एक बार एनर्जी है तो इसका ऐसा यूनिट में, और फिर उसको चेंज करूं मैं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि एटॉमिक लेवल पर EV में हमें एनर्जी को रखना चाहिए, है ना? वो बेटर स्केल होगा और बेटर यूनिट होगा एनर्जी का। और न्यूक्लियर में उससे अराउंड 10⁶ टाइम्स ज्यादा एनर्जी के साथ डील करना होता है हमें। इसीलिए मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द बेस्ट यूनिट टू बी यूज, राइट? सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर मैं इसको AMU में रख दूं, इफ डेल्टा m इज इन AMU, अगर मैं इसको AMU में रहने रख दूं तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा m AMU यानी कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी में आ गया। ये कितना में आया? केजी में आया। ठीक है, इतना केजी में। तो ये केजी में आते ही C का वैल्यू रखते ही ये क्या चीज में आ जाएगा? जूल में भाई। C का वैल्यू रखते ही 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर, ये जूल में आएगा। क्या चीज में आएगा? जूल। अब फिर से देखिए बात, डेल्टा m इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करूं तो क्या चीज में आएगा? EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। और डिवाइड बाई 10⁻6 यानी कि 1 मिलियन और कर दो तो आने जाएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इधर ही लिखा था ताकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए, डिवाइड भी किया मैंने। अच्छा 10⁻6 इधर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। भाई साहब, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आप पाते हो कि ये आता है 931.5 MeV। तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो कि बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए, क्या करने के लिए? बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए मास डिफेक्ट को AMU में रहने दीजिए और 931.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 931.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो आपको क्या चीज में मिल जाएगा? AMU MEV में मिल जाएगा। क्या चीज में मिलेगा? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। आपको मास डिफेक्ट को AMU में ही रहने देना है, ध्यान रखना। मास डिफेक्ट को क्या चीज में रहने देना है? AMU में। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब आप 1 AMU का मतलब कितना समझे, तो सर जब ये मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी मेरा, ये देखिए
बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर है, तो इसको एएमयू में रखते ही ये सब के जगह पर मैं 931.5 रख दूंगा। इसका मतलब है 1 AMU इज 931.5 और बाई सी स्क्वायर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, बाई सी स्क्वायर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, नया नंबर बताओ क्या नंबर है ना। एक और टर्म है छोटा सा, अच्छा पहले एक और चीज लिखिए। एक और टर्म है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, नाम ही क्लियर है। बाइंडिंग एनर्जी हर एक न्यूक्लियस के हिस्से में कितना बाइंडिंग एनर्जी, कितना बाइंडिंग एनर्जी आया, तो यानी कि इट इज डिफाइंड एज the binding energy per unit mass number of the nucleus. Binding energy per unit mass number of the nucleus मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को ऐसे डिनोट करते हैं बीई बार। एवरेज नहीं, एवरेज ऐसा नहीं साउंड कर रहा है, टोटल नंबर से भाग कर दिए, दैट्स वाई इसको बी बार एवरेज जैसा डिनोट करते हैं, बी बार ऐसे एवरेज। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सिंपली टोटल बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट मास नंबर आ गया। पूरा न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी कितना और एक न्यूट्रॉन न्यूक्लियन के हिस्से में कितना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो रहा है ना, पर न्यूक्लियन ये हो जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, ये होता है। अब ये जैसे कि मान लिया जाए, मैंने बताया जैसे वो लड़का लड़की का शादी हुआ था, अरेंज मैरिज, कोई 2 करोड़ खर्चा करके शादी किया है, कोई मान लीजिए 10 करोड़ खर्चा करके शादी किया है। इन दोनों में तोड़ने में किसको दिक्कत हम लोग को ज्यादा होगा? 10 करोड़ वाले को, है ना। अच्छा, यानी कि वो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा खर्चा करके आया यानी कि ज्यादा स्टेबल है, तभी तो उनको दिक्कत हो रहा है ज्यादा उसको तोड़ने में। इसका मतलब आप समझिए किसी न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, इसका मतलब उसको तोड़ने में मुझे दिक्कत ज्यादा होगा ही कम होगा? ज्यादा होगा। यानी कि वो ज्यादा स्टेबल था कि कम स्टेबल था? ज्यादा स्टेबल था। ठीक है, ज्यादा स्टेबल था। तो जिस न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है उसको तोड़ने में मुझे दिक्कत ज्यादा होगा, यानी कि वो ज्यादा खर्चा करके बना होगा, यानी कि वो ज्यादा सुखी है, ज्यादा स्टेबल है, वो आसानी से नहीं टूटेगा। समझ आ रहा है? मतलब डायरेक्टली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देखिए हायर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हायर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हायर या बेटर इज द हायर इज द स्टेबिलिटी, हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। जितना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिस न्यूक्लियस का ज्यादा वह न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल। जानते हैं इस दुनिया का सबसे सुखी न्यूक्लियस कौन है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 26 आयरन 56 इस जानता है कितना है? 8.8 MeV, ये हाईएस्ट है, यानी कि मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। सबसे सुखी न्यूक्लियस किसका है भाई साहब? आयरन का है, क्योंकि इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है? हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा सुखी न्यूक्लियस है। सब सारे न्यूक्लियस चाहते हैं कि हम उनके जैसा बने, उन न्यूक्लियस के जैसा बने जिनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है?
ज्यादा है, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, ज्यादा है, उनके जैसा बने, सबको यही चाहता है। ठीक है, इसी के लिए कोई बड़ा न्यूक्लियस है वो टूट कर इनके जैसा बनना चाहता है, और छोटे छोटे जो है वो दूसरे के साथ जुड़कर और इनके जैसा बनना चाहता है। एक्चुअल में लगभग मास नंबर 30 से लेकर और मास नंबर 170 तक के जो न्यूक्लियाई होते हैं उनका एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5 के आसपास रहता है। मतलब कि बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं वो बीच वाले, है ना। और जो हल्के न्यूक्लियस होते हैं उनका कम, और जो हेवी न्यूक्लियस होता है उनका भी कम कंपेरेटिवली। समझ में आ रहा है? जैसा कि मैंने ये बात बताया था कि अगर मान लीजिए एक न्यूक्लियस जिसका साइज काफी बड़ा है, उसमें क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियर रेंज चूंकि एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। कैसा फोर्स है? शॉर्ट रेंज फोर्स है ना। तो वो 2-3 फर्मी तक में जो न्यूक्लियॉन्स है उनको तो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, पर जो बहुत दूर है उनको ये पहचानेगा भी नहीं। तो उस केस में प्रोटॉन का रिपल्सन हावी हो जाएगा उस पर। मेरा कहने का मतलब समझिए, यहां पर जैसे कि ये न्यूक्लियस है ना, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस तरीके के है। ठीक है, तो ये 2-3 फर्मी तक, जैसे ये प्रोटॉन को, या ये प्रोटॉन को, ये न्यूट्रॉन को एकदम स्ट्रांगली पुल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। पर अगर मान लीजिए और बड़ा न्यूक्लियस है ना, इधर भी प्रोटॉन है, इधर भी प्रोटॉन है, इधर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे, तो ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को पहचानेगा तक नहीं, क्योंकि ये दूरी ज्यादा हो गया, और न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। अब समझिए, पर क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी शॉर्ट रेंज है? नहीं, वो तो लॉन्ग रेंज है। यानी कि अब मौका मिल गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेंट हो गया यहां पर, और उसको रिपेल करने का मौका अच्छा खासा मिला है। समझ में आ रहा है? तो क्या करेगा ये, जो बड़े न्यूक्लियस होते हैं, है ना, उनमें प्रोटॉन का रिपल्सन हावी हो जाता है ओवर द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो इसीलिए बड़े न्यूक्लियस क्या चाहते हैं भाई? मौका चाहते हैं, एक मौका मिले और हम टूट जाए। जैसे कि एक परिवार के बारे में आप सोचे, एक परिवार में एक ही इंसान है, एक परिवार है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और 2 छोटे छोटे क्यूट बच्चे। ये एक परिवार, और एक परिवार है जिसमें हस्बैंड, वाइफ, हस्बैंड के 4 भाई लोग, और हर एक भाई लोग के अपने अपने 5-6 बच्चे, फिर ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, ग्रैंड पेरेंट्स के भी भाई लोग, सब साथ में एक ही जगह पर रहते हैं। ये बड़ा न्यूक्लियस क्या होता है, थोड़ा सा भी अनबन हुआ, खटपट हुआ, अरे बेहतर है कि हम लोग अलग अलग हो जाए, टूट जाए। ये रात दिन का या कलह से, किचकिच से बेहतर है कि अलग अलग हम लोग रह जाए। समझ में आ रहा है? सिर्फ एक मौका चाहिए, क्या चीज करने के लिए? स्प्लिट होने के लिए। समझ में आया? तो जो फैमिली बहुत बड़ा था वो भी अनस्टेबल, और जो ये मान लो छोटा है, अकेला इंसान, भाई साहब, मतलब वो दिन भर तो काम करेगा, रात को सो नहीं पाएगा, डिप्रेशन का शिकार है। वो तो ईगरली वेट कर रहा है, भाई कोई भी मिल जाए, किसी के साथ हम मिल जाए और सुखी हो जाए, अपना परिवार, घर परिवार बना ले। वो भी हाईली अनस्टेबल। बात समझ आ रहा है? और सबसे सुखी ये बीच वाले, सबसे सुखी। इनका क्या है, ये भी टूटना चाहता है और इनके जैसा बनना चाहता है। ये क्या चाहता है? जुड़ना चाहता है, इनके जैसा बनना चाहता है। छोटा न्यूक्लियस, पहले बड़ा न्यूक्लियस देख, इस तरीके से बड़ा न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, क्या फिजिक्स है इसके पीछे का, कि न्यूक्लियर रेंज, शॉर्ट रेंज फोर्स होने की वजह से अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर प्रोटॉन का रिपल्सन हावी हो गया, क्योंकि दूर दूर में न्यूक्लियर फोर्स सिग्निफिकेंट नहीं हुआ, पर प्रोटॉन का रिपल्सन सिग्निफिकेंट हुआ। इसीलिए रिपल्सन बहुत ही
स्ट्रांग हो गया और वो टूटना चाहता है, मौका चाहिए, इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। और ये जो जुड़ना चाहता है, छोटे छोटे जो न्यूक्लियाई है, उनका भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता है, तो वो भी जुड़कर और अपना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि स्टेबल होना चाहते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूज होना, मिलना, छोटे छोटे लाइटर न्यूक्लियाई मिलकर वह न्यूक्लियाई जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थोड़ा ज्यादा हो, वो बनना चाहता है। ये लोग समझ में आ रहा है? इसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। वो फ्यूज क्यों करना चाहता है वो पार्ट नहीं समझा। क्योंकि इनका भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, तभी तो अनस्टेबल है, तभी तो अनस्टेबल है ना। और जैसे कि मान लीजिए प्रोटियम 1H1, उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 2 MeV से भी कम रहता है, तो वो क्या करते हैं, 2 प्रोटियम मिलकर और वो लोग हीलियम न्यूक्लियस बनाना चाहते हैं, जिसका बाइंडिंग एनर्जी अराउंड 6 या उससे थोड़ा ज्यादा रहता है। तो उनके जैसा बनना चाहता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़े और वो भी सुखी हो, यानी कि अब कोई इसको तोड़ना चाहे तो नहीं टूटेगा। बात समझ में आ रहा है? तो न्यूक्लियर लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होके दे अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन। व्हाई? सो दैट दे कैन फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियाई हैविंग हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हेवियर मतलब उनसे हेवियर, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द हेवियर न्यूक्लियाई, व्हाई आर दे अनस्टेबल? बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि उनका साइज बड़ा रहता है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन उस केस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पर हावी हो जाता है, इसलिए वो टूटना चाहते हैं। एंड हेंस दे अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन। क्लियर है? बात समझ में आ गया? ठीक है। एक और बात इसमें अभी मैं लिखा भी देता हूं कि बड़े न्यूक्लियाई क्यों अनस्टेबल होते हैं। और इसमें एक और बात लिख लीजिए, तो जैसे हैशटैग देकर लिखिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एसोसिएट द न्यूक्लियस। बनाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड टू एसोसिएट द न्यूक्लियस कितना होगा? एनर्जी रिक्वायर्ड टू एसोसिएट, बनाना है ना, न्यूक्लियस को बनाना, एसोसिएट द न्यूक्लियस इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी, एंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट द न्यूक्लियस, तोड़ना, डिसोसिएट द न्यूक्लियस, सॉरी, ये एसोसिएट द न्यूक्लियस नेगेटिव ऑफ बाइंडिंग एनर्जी एंड डिसोसिएट द न्यूक्लियस, ये पॉजिटिव ऑफ बाइंडिंग एनर्जी है ना। इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को तो बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, है ना, और जोड़ने के लिए उसी का नेगेटिव। ठीक, कोई तकलीफ है तो बोल दो, कोई तकलीफ है तो बोल दो, नहीं है, ये कहानी है, ठीक है।